जय हिंद दोस्तों। आज हम सभी साइंस का सेकंड लेक्चर कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो देखते हैं, आप लोगों ने साइंस में ये आपकी क्लास सेकंड है। क्लास आपकी ये जो क्लास कंटिन्यू है, क्लास आपकी सेकंड है। सेकंड क्लास में हमें पिछली क्लास में जो हमने जानकारी जो हमने अध्ययन किया था उसी को आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। आप लोगों ने देखा था कि कोशिका जो मानव जीवन की मूलभूत इकाई है वह कोशिका है। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी। उसी जानकारी को अब हम आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। हमने उस दिन देखा था कि ये कोशिका की जो बाहरी परत है, यह कोशिका की बाहरी परत किसकी बनी होती है, इसे हम क्या कहते हैं? तो ये हमारी है कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली इसे इंग्लिश में कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। तो कोशिका झिल्ली जो किसकी बनी होती है, ये हमारी प्रोटीन की बनी होती है। यह कोशिका झिल्ली हमारी प्रोटीन की बनी होती है। इसी में हमने देखा था माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल्स, राइबोसोम, गोल्गी बॉडी, बीच में आपका न्यूक्लियस, सेंट्रोसोम और लाइसोसोम। इन सभी चीजों के बारे में हमें जानकारी प्राप्त करनी है। कोशिका के अंदर जो एक लिक्विड भरा होता है वह लिक्विड हमारा कहलाता है जीव द्रव्य। यदि यह लिक्विड ना हो तो कोशिकाओं का जीवन संभव या मानव जीवन संभव ही नहीं है। सबसे पहले हम देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया जो कोशिका के अंदर होता है यह अत्यंत सूक्ष्म दिखाई देता है, लेकिन यदि इसे हम माइक्रोस्कोप की सहायता से देखते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया का आकार हमें कुछ ऐसा दिखाई देता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जब हम देखते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक चक्र चालू रहता है जिसे हम कहते हैं क्रेब्स सर्कल। जिसे हम क्या कहते हैं? क्रेब्स सर्कल कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने की थी। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने की थी। और माइटोकॉन्ड्रिया में यह जो चक्र चलता है, इस चक्र का नाम है क्रेब्स नामक वैज्ञानिक ने इस चक्र की खोज की थी। इसमें 38 एटीपी माइटोकॉन्ड्रिया को हम किस नाम से जानते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया की एक पहचान है कि यह मानव बॉडी में या प्लांट्स में सभी जगह इसका कार्य है कि यह ऊर्जा को स्टोर करने का कार्य करती है। पावर हाउस ऑफ ह्यूमन बॉडी के नाम से भी इसे जाना जाता है। ऊर्जा को स्टोर करने का ये कार्य करती है। 38 एटीपी बराबर एक ग्लूकोज होता है। कितने एटीपी? तो 38 एटीपी के बराबर में एक ग्लूकोज होता है। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एड्रिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। यह एटीपी का फुल फॉर्म है। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया में यदि हम देखते हैं तो मानव बॉडी में जो कंट्रोलिंग पावर होती है या कंट्रोलिंग पावर मुख्य रूप से पाई जाती है, किसमें पाई जाती है? तो हम देखते हैं मुख्य रूप से हमारे ह्यूमंस में, सभी में ब्रेन में पाई जाती है। तो ब्रेन ह्यूमन बॉडी को क्या करता है? कंट्रोल करने का कार्य करता है। और मुख्य रूप से पूरी जानकारी जो होती है, जानकारी ह्यूमन बॉडी में होती है, वही जानकारी होती है डीएनए के पास। तो माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए भी पाया जाता है। डीएनए का यदि हम फुल फॉर्म देखते हैं तो डी ऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक
एसिड या फिर अम्ल। ये हमारा डीएनए का फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड या फिर अम्ल। इसमें जो प्रोटीन निर्माण होता है, राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण कौन करता है? तो हम जानते हैं कि प्रोटीन का निर्माण करने का कार्य होता है राइबोसोम के पास। राइबोसोम क्या कार्य करता है? तो राइबोसोम का कार्य है राइबोसोम का कार्य है प्रोटीन निर्माण करना, प्रोटीन निर्माण करना। तो प्रोटीन का निर्माण या फिर प्रोटीन को स्टोर करके रखना, प्रोटीन निर्माण करना, ये सभी करते हैं राइबोसोम। राइबोसोम प्रोटीन निर्माण किस रूप में करता है? तो प्रोटीन होती है दो रूपों में, जो आपकी एक होती है 70S और एक होती है 80S। 70S और 80S। जब आप देखते हैं कि कोशिका कितने प्रकार की होती है, तो कोशिका होती है दो प्रकार की। एक होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका और एक होती है हमारी यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होती है, यह हमारी पाई जाती है छोटे छोटे से बैक्टीरिया हो गया, कवक हो गया, शैवाल हो गए, प्रोटोजोआ हो गए, ये जीवाणु है, विषाणु है, इन सभी में जो पाई जाती है छोटे छोटे कीड़ों में, ये होती है हमारी प्रोकैरियोटिक कोशिका। जो यूकैरियोटिक कोशिका होता है, यू से आपको एक चीज देखना, यू मतलब आप या फिर तुम। तो हम सभी में, ह्यूमंस में सभी में, गर्ल्स हो या बॉयज हो, चाहे जो भी हो, सभी में कौन सी कोशिका पाई जाती है? यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। यूकैरियोटिक कोशिका में जो राइबोसोम होता है, वह राइबोसोम होता है 80S। तो यह राइबोसोम 80S होता है। 80 संख्या अपने आप में बड़ी है ना, तो क्योंकि हम लोगों को जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है, प्रोटीन की आवश्यकता होती है, इसकी मात्रा हम लोगों को ज्यादा आवश्यकता होती है। तो हम देखते हैं 70S और 80S राइबोसोम। तो माइटोकॉन्ड्रिया को पढ़ लिया, राइबोसोम को भी हमने पढ़ लिया। एक ये गोल्गी बॉडी। गोल्गी बॉडी का कार्य क्या है? तो गोल्गी बॉडी को हम कहते हैं परिवहन का कार्य। तो परिवहन का कार्य कौन करता है? ये परिवहन का कार्य करता है हमारा गोल्गी बॉडी। गोल्गी बॉडी का कार्य क्या है? तो गोल्गी बॉडी का कार्य है परिवहन का कार्य हमारा गोल्गी बॉडी करता है। इसकी खोज भी गोल्गी नामक वैज्ञानिक ने की थी, उन्हीं के नाम पर इसका नाम पड़ा है गोल्गी बॉडी। ये पूर्ण रूप से ट्रैफिक सिग्नल की तरह कार्य करता है। परिवहन के एक ही चीज को दूसरे स्थान तक पहुंचाने का कार्य गोल्गी बॉडी करता है। जैसे थोड़ा सा यदि हम समझें कि हमें ऑक्सीजन, हमें श्वसन सांस लेने में हम लोगों ने वायुमंडल में जो गैसें पाई जा रही हैं, उन गैसों में से हमने श्वसन किया, जिसके परिणाम स्वरूप ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ऐसी गैसें हमारे बॉडी के अंदर पहुंच गई। तो इन गैसों को जो फेफड़े हमारे लंग्स होते हैं, ये ऑक्सीजन को क्या कर लेते हैं? ऑक्सीजन को खींच लेते हैं और फिर इसका उपयोग क्या करेंगे? तो ये ऑक्सीजन को किसमें मिक्स करते हैं? ये देखते हैं कि ह्यूमन बॉडी में पूरी में कौन सी चीज पहुंच रही है कि हम ऑक्सीजन को सभी जगह पहुंचा सके। तो इसमें एक चीज देखने को मिलता है कि हमारी पूरी बॉडी में कुछ भी हो ना हो, लेकिन ब्लड, सब ह्यूमन बॉडी के पूरे पार्ट्स में हमारे ब्लड पाया जाता है। तो ब्लड में ही क्या, लंग्स के माध्यम से ब्लड में हमारी ऑक्सीजन मिक्स कर दी जाती है। तो जो ये श्वसन होता है, ये कहलाता है ऑक्सी श्वसन या फिर वायवीय श्वसन। तो इसे ब्लड में ऑक्सीजन को जब हम मिक्स कर देते हैं, फिर ये पूरी बॉडी में ब्लड को क्या होना है? ब्लड को फ्लो करना है। तो ब्लड भी कहता है कि हमें ऑक्सीजन मिक्स हो गया, अब हम इधर उधर कैसे जाएं? तो फिर इसके लिए बनाया गया, होता नहीं कि ये मारकर एक स्थान पर स्थायी रख दिया जाए। अब इसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर लगना है, तो बाहर न्यूटन की गति का पहला नियम पढ़ा होगा कि इसमें क्या करेंगे? बाह्य बल लगाएंगे। तो ब्लड को भी बाह्य बल लगाने की आवश्यकता होती है। तो ब्लड में बाह्य बल लगाने का कार्य करता है हमारा
हार्ट मतलब हृदय। हमारा हृदय क्या करता है, हृदय पंपिंग का कार्य करता है, ब्लड को पंप करता है। जैसे उसमें ऑक्सीजन मिक्स हो जाती है तो वह उस ऑक्सीजन को ब्लड क्या करता है, पंप करता है और हमारी बॉडी में ब्लड के साथ ऑक्सीजन फ्लो होती रहती है। ये फ्लो कराने का कार्य गोल्गी बॉडी करता है परिवार का। तो ये क्या करती है, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन पूरी बॉडी में सभी जगह पहुंच जाती है। लेकिन अब एक चीज और है कि माना कि धक्का मारने का कार्य किसने किया, हार्ट ने। तो हो सकता है कि हार्ट हमारा थोड़ा सा ज्यादा प्रेशर धक्का मार दे तो दिक्कत जाएगी ना। तो इसके लिए क्या हुआ, इसके लिए बना ब्लड को भी संकेत, ब्लड को भी हमारे हार्ट हो गया, हमारा लंग्स हो गया, इन सभी को मॉनिटाइज कौन करता है। मॉनिटाइज करने का मतलब है इन सभी पर कंट्रोल रखता है हमारा मस्तिष्क, ह्यूमन मस्तिष्क। ये मस्तिष्क ही इन्हें इंस्ट्रक्शन देता है कि आपको क्या कार्य कैसे करना है। तो ब्लड जो हार्ट के पास इंस्ट्रक्शन होते हैं कि इन्हें 120/80 के हिसाब से क्या करना है, प्रेशर देना है ब्लड में। क्योंकि यदि प्रेशर ज्यादा दे दिया तो फिर तो हमारे यहाँ पर जो आंख में कोशिकाएं पाई जाती हैं, ये कोशिकाएं हमारी सूक्ष्म होती है, छोटी छोटी सी होती है। यहाँ पर नसें जो होती हैं ये छोटी छोटी ग्रंथियां होती हैं, तो ये सभी तो फट जाएंगी, ब्लास्ट कर जाएंगी, तो हम लोगों को प्रॉब्लम होगी। तो इन्हें कितने 120/80 के फ्लो से क्या दिया जाता है, प्रेशर दिया जाता है, यानी धक्का दिया जाता है, जिससे हमारी बॉडी का क्या होता है, टेम्परेचर, ह्यूमन बॉडी का सामान्य ताप, यदि आप नॉर्मल टेम्परेचर देखते हैं तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ये 37 डिग्री सेल्सियस ही क्यों है, क्योंकि हमारे ब्लड को क्या धक्का बिल्कुल परफेक्ट मिल रहा है, धीरे धीरे मिल रहा है। अब मान लो, अब सोचो शायद हमारा ब्लड, हृदय धड़कना, पंप करना बंद कर देगा, ब्लड का फ्लो रुक जाएगा, व्यक्ति की डेथ हो जाएगी। और आप लोगों ने स्वयं चेक किया होगा कि मरी हुई व्यक्ति की बॉडी ठंडी पड़ने लगती है। क्यों, क्योंकि अब ये प्रेशर देना बंद, तो अब ब्लड पूरी बॉडी में फ्लो करना बंद। अब फ्लो कम करेगा तो वो जो प्रेशर होता है, टेम्परेचर मिल रहा था उसे, वही टेम्परेचर धीरे धीरे क्या हो जाएगा, बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। ये अपना गोल्गी बॉडी भी पढ़ चुके, राइबोसोम भी पढ़ चुके। अब हम देखते हैं वैक्यूल्स। हमारा वैक्यूल्स को हिंदी में कहते हैं रसधानी, वैक्यूल्स को ही कहते हैं रसधानी। ये वैक्यूल्स क्या कार्य करता है, तो वैक्यूल्स का कार्य है कि सभी चीजों को इकट्ठा करके स्टोर करके रखना। हो सकता है ना कि कभी माइटोकॉन्ड्रिया ने ऊर्जा तो बनाई है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया वो कार्य कंटिन्यू नहीं कर रहा। हो सकता है कि माइटोकॉन्ड्रिया किसी कारणवश खराब हो गया, कुछ भी, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि हमारी बॉडी में असंख्य करोड़ों कोशिकाएं होती हैं। यदि हम अपनी बॉडी में ऐसे थोड़ा सा थप्पड़ भी मार दें तो वहां पर कम से कम 4 से 5 हजार कोशिकाएं मर चुकी। आप ये समझो कि 4 से 5 हजार मर, प्रत्येक मिनट में ह्यूमन बॉडी में 1 मिनट में 20,000 कोशिकाएं मरती हैं और 20,000 नई कोशिकाएं बनती हैं। तो जो रसधानी है ये क्या करता है, इसका कार्य है स्टोर करके रखना, सभी चीजों को एकत्रित करके रखना। स्टोर करने का कार्य हमारा वैक्यूल्स करता है, रसधानी करती है। इसके बाद हम देखते हैं, इसका नाम है सेंट्रोसोम। इस सेंट्रोसोम क्या कार्य करता है, तो सेंट्रोसोम का कार्य है इंस्ट्रक्शन देना, आदेश देना, आदेशात्मक कार्य कराना। काम करता है, ये हमारा करता है। इसी के साथ आप हम देख रहे हैं सेंट्रोसोम का जो कार्य होता है ये आदेशात्मक कार्य करता है। ये आदेश देता है कि क्या कार्य होना है। यदि कार्य उसके अनुकूल नहीं होते तो सेंट्रोसोम, फिर लाइसोसोम। पहले लाइसोसोम को समझ लें, फिर समझाएंगे कि इंस्ट्रक्शन कैसे दिए जाते हैं। तो लाइसोसोम जो है, हम देखते हैं लाइसोसोम क्या कार्य करता है, तो लाइसोसोम का कार्य है किसी भी चीज को मार देना। अब मार देना कैसे कहलाता कार्य, मारना कार्य थोड़ी हुआ। तो अब समझते हैं, लाइसोसोम में जो एक एंजाइम पाया जाता है, उस एंजाइम का नाम है जल अपघटक एंजाइम।
जल अपघटक एंजाइम। अब इसके अंदर जो ये लिक्विड पाया जाता है ये किसी भी चीज को मार सकता है। अब ये लाइसोसोम मारेगा कैसे? मारने का मतलब है कि अब सेंट्रोसोम ने गोल्गी बॉडी लाइसोसोम वैक्यूल्स इन सभी को मान के चलो इंस्ट्रक्शन दिया, इन्हें इंस्ट्रक्शन मिले हैं कार्य करने के लिए, लेकिन हो सकता है ये कार्य गोल्गी बॉडी अपना कार्य उस कोशिका में यहाँ पर नहीं कर रहा, तो ये सेंट्रोसोम लाइसोसोम को इंस्ट्रक्शन देगा कि गोल्गी बॉडी कार्य नहीं कर रहा। लाइसोसोम क्या करके गोल्गी बॉडी को नष्ट कर देगा, क्या करेगा? मार देगा। और जैसा कि तुम पहले भी समझ चुके हैं आप कि ह्यूमन बॉडी में करोड़ों कोशिकाएं हैं, हर एक मिनट में 20,000 कोशिकाएं मर रही, तो इससे कोई फर्क ज्यादा नहीं पड़ता है। इसके बाद देखते हैं हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि इसे कहते हैं कंकाल की तरह ये कार्य करता है, सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। तो इसे क्या हिंदी में कहते हैं अंतः प्रदत्त जालिका। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतः प्रदत्त जालिका ये क्या कार्य करता है? ये बॉडी को प्रोटेक्ट करने का कार्य करता है, सुरक्षित रखने का कार्य करता है। ये कैसे करता है? तो जैसे हमारी ये बॉडी है, अब हमारी बॉडी में यदि बाहर से कोई आघात किया जाएगा तो ये हमारी बॉडी को क्या कर लेगा? प्रेस जो हो रहा है ना, यही ऊपरी चीज पाई जाती है, ये कहलाती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये प्रोटेक्शन का कार्य यही करता है। ह्यूमन बॉडी में जो सबसे बाहरी परत होती है ये कोशिका झिल्ली कहलाती है। अब जितनी चीजें जो भी हमने अभी चीजें पढ़ी है, माइटोकॉन्ड्रिया है, वैक्यूल्स है, राइबोसोम है, गोल्गी बॉडी है, सेंट्रोसोम है, लाइसोसोम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। अभी थोड़ा पढ़ते हैं अपन न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस क्या कार्य करता है? न्यूक्लियस जो होता है इसे हिंदी में कहेंगे अपन केंद्रक। तो केंद्रक में मुख्य रूप से तो डीएनए पाया जाता है। पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन, जानकारी, जो भी चीजें होती है यह केंद्रक में ही स्थित होती है। यानी कि हमारी बॉडी में जो जैसे नेक्स्ट जनरेशन के बारे में जनन तंत्र जब अपन पढ़ेंगे टॉपिक, तब हम बताएंगे कि यदि जो नेक्स्ट जनरेशन उत्पन्न होनी है उस जनरेशन में 2 आंखें होनी है, 5 उंगलियां होनी है ना, तो ये सभी चीजों को डिजाइन, 2 हाथ 2 पैर, ये सभी चीजों को डिजाइन करने का कार्य कौन करेगा? हमारा न्यूक्लियस करता है। न्यूक्लियस में इंफॉर्मेशन किस में रहती? तो इंफॉर्मेशन को आप जानते हैं, इंफॉर्मेशन मुख्य रूप से डीएनए में ही पाई जाती है। तो न्यूक्लियस के अंदर आगे चल के जब देखा गया, न्यूक्लियस की खोज किसने की? तो न्यूक्लियस की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। ये जो हमारा न्यूक्लियस है यानी केंद्रक। तो केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। इस केंद्रक के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर जब देखा जाता है तो इसकी एक संरचना बनकर तैयार होती है। इस संरचना को देखने के लिए हम थोड़ा सा बोर्ड को पहले क्लीन कर लें। ये जो संरचना देखी गई, इस संरचना से ही आगे जानकारी प्राप्त होती है। देखते हैं 2 सेकंड। अब जैसे हम कहे ये न्यूक्लियस था, तो न्यूक्लियस के अंदर जो संरचना प्राप्त होती है वह संरचना हमें कैसी दिखाई देती है? तो वह संरचना हमें थोड़ा सा इस आकार की दिखाई देती है। कैसी संरचना दिखाई देती है? ऐसी दिखाई देती है। इस संरचना को हम कहते हैं क्रोमोसोम यानी कि इसी को हम कहते हैं गुणसूत्र। तो इन संरचना की जब संख्या देखी गई तो इस संरचना की संख्या हमें देखने को मिलती है 23 जोड़ी। 23 जोड़ी। वैसे यदि संख्या बस पूछे जोड़ी के अलावा तो इनकी संख्या है 46। अब जैसे आपकी स्लीपर है 23 जोड़ी स्लीपर, मतलब 46 होंगे टोटल, दोनों पैरों की एक। ऐसे ही जोड़ी में 23 जोड़ी होती है और नॉर्मल 46। इनके अंदर जो ऐसे संरचना दिखाई दे रही थी, जब इन्हें देखा गया कि इनके अंदर ये क्या पाया जा रहा है,
तो फिर आगे और बहुत सारे डाउट आने स्टार्ट हुए। तो क्रोमोसोम के अंदर ये गुणसूत्र देख करके आगे बढ़े तो इनके अंदर एक संरचना हमें बनती हुई दिखाई दी। यह संरचना हमारी कहलाती है प्रेजेंट टाइम में क्या, कौन सी संरचना, डीएनए। तो क्रोमोसोम के अंदर क्या पाया जाता है, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए पाया जाता है। डीएनए के बारे में पढ़ चुके हैं, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। तो डीएनए किसके अंदर पाया जाता है, डीएनए हमारा पाया जाता है किसके अंदर, गुणसूत्र के अंदर। तो अब यदि पूछे डीएनए की खोज किसने की, तो डीएनए की खोज की थी सेन वाटसन और क्रिक, सेन वाटसन और क्रिक। अब ये क्रिक वही है जो क्रेब्स सर्कल पढ़ा था, डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स सर्कल था, तो ये क्रिक। सेन वाटसन और क्रिक ने किसकी खोज की थी, डीएनए की। अब डीएनए के और अंदर देखा गया, सोचते जाने कि पहले न्यूक्लियस के अंदर देखा गया, उसके अंदर ये देखा, फिर देखा गया डीएनए के भी जब अंदर देखा गया तो देखने को मिलता है कि इसके अंदर ये लाइनें, पांच जो लाइनें। अब देखा गया इन लाइनों को क्या कहते हैं, तो इन लाइनों को हम कहते हैं जीन। इन लाइनों को हम कहते हैं जीन। अब यदि जीन की खोज किसने की, तो जॉनसन, ऐसा जॉनसन भी मिलेगा। नहीं तो नॉर्मल आप लोग जानते हैं अनुवांशिकता के जो जनक कहलाते हैं, अनुवांशिकी के जनक कहलाते हैं, उनका नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल। तो ग्रेगर जॉन मेंडल ही है, वही उन्हीं को शॉर्टकट में जॉनसन वर्ड हम यूज करते हैं। अब जीन का क्या उपयोग है, तो जीन ही यह डिसाइड करता है कि हमारी कितनी मोटाई होगी, कितनी हम लंबे रहेंगे, हमारी 2 आंखें होंगी, क्या हमारा दिमाग, ब्रेन कैसे कार्य करेगा, ये सभी चीजें मॉनिटाइज करने का कार्य होता है जीन का। आज के समय में यदि हम देखते हैं तो जीन और भी अनेक प्रकार से कार्य करता है। अब जैसे अब आज के समय में जीन्स को लोग चेंज कर देते हैं। जैसे हम देखते हैं कि चाइना के बारे में जब हम देखते हैं तो चाइना ने क्या किया, जो गन्ना आप लोगों ने देखा होगा, तो भारत की जो गन्ना होता है, गन्ना की मोटाई थोड़ा सा कम, लेकिन चाइना में गन्ने की मोटाई जो भारत में बांस होते हैं उसके आकार की होते हैं, और चाइना में जो गन्ना होता है उसकी लंबाई भी बांस के आकार की होती है। ऐसा कैसे संभव हुआ, तो चाइना ने क्या किया, इन दोनों का डीएनए फर्टिलाइजेशन जीएम कर दिया। अब ये इससे क्या हुआ, तो इन्होंने क्या किया कि जैसे मान के लो गन्ना का डीएनए सेम चेक किया गया और वैसे ही बांस का डीएनए चेक किया गया। अब गन्ने में मान के चलो ये लाइन क्या करती थी, ये लाइन गन्ने में डिसाइड करती थी कि इसकी मोटाई कितनी होगी, और ऐसे ही एक संरचना हमारी किसकी होगी, ऐसे ही सेम एक संरचना होगी, वो होगी आपकी बांस की, बम्बू यानी बांस। तो बांस की यदि बांस की ये वाली लाइन ये वाला जीन यदि ये डिसाइड करता था कि बांस की मोटाई कितनी होगी, इसकी ये गन्ने की मोटाई, ये बांस की मोटाई, इसका ये डीएनए निकाल करके इसमें यदि लगा दिया जाए तो अब गन्ने की मोटाई कैसी हो जाएगी, बांस के आकार का। गन्ना हमारा मोटाई में कैसा दिखाई देगा, अब नेक्स्ट जनरेशन जो उसकी होगी वो बांस के आकार की दिखाई देने लगेगी। अब ये चीज चाइना ने फॉलो किया। अब यदि समझ में आया कि ये वाला जो है ये लंबाई डिसाइड करता है, इसका ये वाला लंबाई डिसाइड करता है, तो इसका ये जीन निकाल करके गन्ने में लगा देंगे तो अब गन्ने की लंबाई भी बहुत अधिक ज्यादा हो जाएगी। ऐसा देखने को हमें अधिकांशता मिलता है, और आज के समय में ये सभी चीजें होती जा रही है। भारत में भी अब ये डीएनए चेक करके अधिक प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए कार्य किया जाता है। जैसे हम देखते हैं मुर्गी को आप यदि देखोगे तो मुर्गी जो होती है, गांव में जो पहले मुर्गी हुआ करती थी, आप लोगों ने मूवीज में देखा होगा कि मुर्गी को पकड़ना कठिन कार्य था। क्यों? क्योंकि वो उड़ के किसी की छत में बैठ जाएगी, कहीं चली जाएगी, उसे पकड़ना थोड़ा सा कठिन था। लेकिन आज के समय में आप मार्केट में जाओगे, आप मुर्गी को देखोगे बिल्कुल ऐसी बैठी होगी कि हमें ले जाओ, काट के बना के खा लो।
तो ऐसा कैसे हो रहा है? तो क्या हुआ, जो मुर्गी का डीएनए है सेम डीएनए ऐसे चेंज किया गया कि मुर्गी के जो पंख हैं, पंखों का विकास कैसे कम किया जाए, तो मुर्गी के ब्रेन को कैसे शिथिल किया जाए, ऐसे अनेक प्रकार की चीजें उसमें देखी है कि पहले मुर्गी यदि पतली थी तो मुर्गी को हष्ट पुष्ट कैसे बनाया जाए, ऐसे अनेक कार्य किए जाते हैं। तो आज के समय में मुर्गी भी मार्केट में ऐसी, अब उन्हीं मुर्गी से जो अंडे आएंगे उससे नेक्स्ट जनरेशन होगी, अब फिर सेम चीजें कंटिन्यू होती रहती है। ऐसे ही आप कोई भी चीज यदि देखते हैं, जैसे आप करेला का एग्जांपल हम देखते हैं, तो करेला की जो डिजाइन है मोनिडाइटेड है, ये करता हमारा डीएनए। अब करेला का डीएनए चेक किया जाए, उसमें देखा गया कि करेला हमारा हमें चाहिए लंबा, कि करेला हमारा थोड़ा सा आकार में बड़ा हो, तो करेला का डीएनए और लौकी का डीएनए निकाला गया, करेला की लंबाई निकाल के फेंक दी गई और लौकी की लंबाई का डीएनए उसमें लगा दिया गया, जीन लगा दिया गया। अब हम देखते हैं कि पता चला हमारा करेला भी लौकी बराबर बड़ा हो रहा है। तो ऐसे अनेक प्रकार की चीजें हम देखेंगे। तो ये सभी चीजें हमने देखी। अब ये जो चीजें हैं सेम पाई जाती हैं पादप कोशिका में। ये पूरी इंफॉर्मेशन किसकी है? तो ये हम इंफॉर्मेशन मानते हैं जंतु कोशिका या फिर एनिमल सेल, जंतु कोशिका यानी एनिमल सेल। अब ये इसी के साथ साथ सिर्फ एक चीज इसमें बढ़नी है, उसमें आ जाएगा हमारी पादप कोशिका। पादप कोशिका की पहचान के लिए दो ही चीजें आएंगी, एक आपका आएगा कोशिका झिल्ली थी। अब कोशिका झिल्ली के बाहर एक परत पाई जाएगी जिसे हम कहेंगे कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल। सेल वॉल के साथ साथ जो कोशिका झिल्ली थी, सेल मेम्ब्रेन थी, वह सेल मेम्ब्रेन भी पाई जाएगी। तो ऐसी अनेक चीजें, अब जो भी चीजें रह गई हैं उन्हें हम देखते हैं नेक्स्ट सेशन में। तो बने रहिएगा सरस्वती कोचिंग सेंटर। जय हिंद, जय भारत।